नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आरआरबी स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपका 90 प्लस की स्पीड से रहेगा। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और देन ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके स्किल टेस्ट का डेट आ चुका है, 27 अक्टूबर का है। कुल मिला के आपका 15-16 दिन बचा हुआ है। तो इसमें जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। दिन में 2 डिक्टेशन कम से कम ट्रांसक्राइब करिए और जितना आप प्रैक्टिस कर पाए उतना करिए। और डिक्टेशन को प्रैक्टिस करने के बाद उसको रीडिंग जरूर करिए। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आप खाली लिखने से कुछ नहीं होगा। रीडिंग करना भी बहुत जरूरी है। अब अगर आप उसको रीडिंग कर लेंगे तो ट्रांसक्राइब भी हो जाएगा। ठीक है, जब अपना शॉर्ट हैंड लिखा हुआ पढ़ लेंगे तो ट्रांसक्राइब भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डिक्टेशन लिखना है और उसको ट्रांसक्राइब करना, पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताना कितनी मिस्टेक आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। समय बहुत कम है क्योंकि स्किल टेस्ट इसी बीच आ गया है। ठीक है, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि नवंबर तक जाएगा लेकिन अक्टूबर में ही करा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपना जी जान लगा दीजिए और स्किल टेस्ट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 300 नंबर का स्किल टेस्ट होना है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, कि कौन सा फॉन्ट आएगा, कीबोर्ड कौन सा रहेगा, सब कुछ वहां पे डिटेल में बताया है। कैसे क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। अगर आपने उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। मान्यवर रेलवे का जो बजट हमारे रेलवे मंत्री जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, मौजूदा हालात को देखते हुए इससे अच्छा और सूझबूझ और अक्ल वाला बजट कोई दूसरा प्रस्तुत नहीं कर सकता था। मैं इसके साथ साथ यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इतना बड़ा रेलवे विभाग है फिर भी इसमें इतना घाटा क्यों होता है। मेरी उम्र करीब 50 साल की हो गई है। 30 साल से मैं सूझबूझ रखने लगा हूं और देश की हालत के बारे में बहुत सोचने की कोशिश भी करता रहा हूं। मैं अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं पा सका हूं कि रेलवे के अंदर चाहे आप रात को जाइए, दिन में जाइए और चाहे प्रथम श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, द्वितीय श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए जाइए, आपको टिकट नहीं मिलती है। इसका मतलब यह है कि रेलवे फुल कैपेसिटी में चलती है। हमारी रेलें 24 घंटे चलती हैं। जब इतना बड़ा विभाग होने पर भी कोई सीट खाली नहीं होती तो मेरी समझ में नहीं आता है कि रेलवे में घाटा क्यों होता है। आज तक मैं इस पर सोचता रहा हूं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात का जवाब दे कि क्या कारण है कि जब महीनों तक टिकटों की वेटिंग लिस्ट बनी रहती है, लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं, तो फिर घाटा क्यों होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन में कोई खराबी है या विरोधी दलों के लोग बीच में घुसे हुए हैं और वे रेलवे प्रशासन में दुर्व्यवस्था फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस घाटे का कारण क्या है। रेलवे के बजट में यह जो घाटा होता है उसका क्या कारण है, इसको मंत्री महोदय बताएं। दूसरी बात यह है कि मालगाड़ियां जितनी भी हैं
अगर उनको देखें तो वहाँ कोयले की आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है। कोयला नहीं आ रहा है। यह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बोगियां नहीं मिलती हैं। बोगियां इतनी हैं ही नहीं जिन से देश की मांग पूरी हो सके, तो मालगाड़ियों में भी उपलब्धता नहीं है। बोगियों में भी बहुत भीड़ है। वे पूरी कैपेसिटी पर चलती हैं, तो फिर घाटे का सवाल क्यों पैदा होता है? मेरा तीसरा सवाल यह है कि रेलवे के अंदर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? यह बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई, जबकि रेलवे लाइन अलग है। रेलवे लाइन पर हवाई जहाज चलते नहीं हैं, बैलगाड़ी नहीं चलती, मोटरसाइकिल नहीं चलती, रेलगाड़ी ही चलती है। जब रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी ही चलती है तो दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? कहीं इन दुर्घटनाओं के पीछे विरोधी दलों का हाथ तो नहीं है? तो मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि वह इस बात का जवाब दे कि वे कौन सी विरोधी पार्टियां हैं, वे कौन से तत्व हैं जो रेल के अंदर उपद्रव करते हैं। उपसभापति महोदय, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो 1963-64 की तुलना में 1964-65 में पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 4000 से बढ़कर 5000 हुई है। यह प्रोटेक्शन फोर्स की सफलता ही कही जाएगी। यह जो संख्या है वह काफी संतोषजनक है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें और भी सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि कैटरिंग की असफलता सबों को चुभती है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर अवश्य दिलाऊंगा कि 3 लाख रुपए का घाटा ही नहीं है, बल्कि खाने वाले यात्रियों के असंतोष की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि यात्रियों को संतोष होता और 3 लाख रुपए का घाटा होता तो दुख कम होता, परंतु ऐसा मालूम होता है कि इस विभाग के कर्मचारी इस सरकारी रुपए से भी कुछ गुप्त लाभ उठा सकते हैं और यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन आदि से भी निजी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में रेलवे मंत्रालय को उचित कदम उठाना चाहिए और इस ओर से उदासीन नहीं रहना चाहिए। मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और भी दिलाना चाहता हूँ, और वह यह है कि रेलवे में जब रिजर्वेशन की बात आती है तो जो यात्री यात्रा करने के लिए सीट रिजर्व कराना चाहता है उसको उसके लिए कुछ अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, तब उसकी सीट रिजर्व होती है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ अधिक पैसा देकर और भ्रष्टाचार करके आसानी से सीट रिजर्व हो जाती है। इस तरह की शिकायत अधिकतर बढ़ती ही चली जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रेलवे मंत्रालय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसे रिजर्वेशन के संबंध में और अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नई रेलवे लाइनें बिछाने की योजना है वह बहुत ही सराहनीय है। अभी असम के एक माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था और मैं समझता हूं कि जहां तक सीमावर्ती क्षेत्र का संबंध है वहां हमें जल्द से जल्द नई रेल लाइनें तैयार करनी चाहिए और इस ओर रेलवे मंत्रालय सफलता से कार्य भी कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा के संबंध में रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग सिद्ध होता है। संतोष की बात है कि रेलवे जहां प्रतिवर्ष 320 करोड़ रुपए का सामान खरीदती है वहां केवल 18 से 20 करोड़ रुपए का साज सामान ही बाहर से मंगाया जाता है। अतः आशा है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने तक यह रकम भी काफी घट जाएगी। रेलवे की सफलता इससे भी सिद्ध हो रही है कि गत 5 वर्षों में आमदनी लगभग दुगुनी हो गई है। हाँ, यहाँ मैं कुछ जरूरी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह यह है कि ईस्टर्न रेलवे के साहिबगंज लूप लाइन में दोहरी लाइन बिछाई जानी चाहिए। इस ओर रेल विभाग तुरंत ध्यान दे। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 90 शब्द 90 प्लस है ये, ठीक है, 90 प्लस की स्पीड से है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। इससे ज्यादा स्पीड वहां पे आपको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर आप 90 की तैयारी करके जाएंगे, 100 की तैयारी रहेगी तो बेस्ट है। 90 की तैयारी करके जाएंगे तो भी वहां पे लिख लेंगे। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, ठीक है। बस वहां पे बस अगर कोई नया शब्द आ जाए तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। उसको बनाने के चक्कर में 4 शब्द और मत गवाइएगा। डिक्टेशन आपको सुनना है, सीधे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करके जरूर बताना कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। 90 प्लस की। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।